हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जेईई मेन 2022 जुलाई अटैम्प्ट के पहले पेपर जो आज ही मॉर्निंग 25 ऑफ जुलाई आज मॉर्निंग में जो हुआ था। ये मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने बच्चों से ऑब्टेन करा है, तो देयर मे बी डिफरेंस इन द डेटा, देयर मे बी डिफरेंस इन द लैंग्वेज, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी द सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ दिस पेपर। Look at the first question. सीधा बिल्कुल straight forward question. Which of the following set of quantum numbers is not possible? तो n की वैल्यू दे रखी है l is equal to 3. We already know l varies from, l कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? l varies from 0 to n-1. क्योंकि n-1 तक वेरी करता है, दैट मीन्स l विल ऑलवेज बी लेस देन n। और क्योंकि यहाँ पे जो l की वैल्यू दे रखी है दैट इज 3, l कैन नॉट बी इक्वल टू n, तो ऑब्वियसली दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। दूसरे और सेट्स भी होंगे, बट अमंग दैम दिस इज द सेट विच इज नॉट पॉसिबल। मूविंग फर्दर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। एस ब्लॉक का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपने याद कर रखा हो। इन जनरल जब हम बात करते हैं ग्रुप्स में एस और पी ब्लॉक में, तो वी जनरली से दैट द डेंसिटी टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी जनरली बढ़ती है। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ऊपर से नीचे आओगे, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, बट द मास इंक्रीजेज मोर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। इन जनरल डेंसिटी इंक्रीजेज, बट इन द केस ऑफ ग्रुप 1 दैट इज एल्कली मेटल्स, यहाँ पे ये दोनों आप लोगों ने जब एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो याद भी किया होगा कि सोडियम और पोटेशियम डेंसिटी में एक्सेप्शन होते हैं। वैसे तो हम बोल रहे हैं टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बट बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की डेंसिटी से ज्यादा होती है। सो द ऑर्डर वुड बी, ये दोनों इधर उधर जाएंगे, बाकी टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर आना है। दैट इज दिस इज द ऑर्डर जहाँ पे सोडियम आगे चला गया, पोटेशियम पीछे आ गया। अगर आप लोगों ने एस ब्लॉक को देखा होगा तो आपने ये डेंसिटी का ट्रेंड पक्के से याद करा होगा। दिस वन आयनिक इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा, जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। व्हाट दे आर सेइंग, द पीके वैल्यू ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों का पीके भी गिवन है, एंड दे आर आस्किंग द पीएच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बीए। सो बीए विल बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का पीएच निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने याद करा ही होगा। दैट इज हाफ ऑफ pKw प्लस हाफ ऑफ pK माइनस हाफ ऑफ pKb। पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, एंड यू विल गेट द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विच इज 7.01। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। आयनिक इक्विलिब्रियम, वैसे बच्चों को डर लगता है आयनिक इक्विलिब्रियम से, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था। दिस वन, द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का IUPAC नेम। तो यहाँ पे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो रेडॉन 86 पे होता है, और 86 में आप ऐड कर दीजिए 14 एंड 1 एंड 2, so that makes it the atomic number will be 103। और अगर आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा हो, जो कि हेवियर एलिमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, 1 stands for un, 0 stands for nil and 3 is for try, और लास्ट में लगा देते हैं IUM। so that is the correct name of this is un-nil trium। यहाँ से बस एटॉमिक नंबर निकालना था, और ये इतना आपको पता होना चाहिए था कि जो IUPAC नेमिंग करते हैं, वैसे थोड़ा बहुत देख के भी अन तो सभी में है, नील स्टैंड्स फॉर 0 एंड बाइयम ट्राइयम, क्योंकि हमें टोटल 103 मिल रहा था, तो दैट हैज टू बी ट्राइयम। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग फॉलोइंग। केमिकल बॉन्डिंग, MOT से पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। पता क्या करना है? डायामैग्नेटिक। अब सीधी सी बात है कि अगर सबसे पहले तो ये जो दे रखे हैं आपको 7-8 स्पीशीज, इनमें से पहले तो आप उनको वैसे ही अलग कर दीजिए जिनमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल मिला के ऑड नंबर है, क्योंकि अगर ऑड नंबर हुए तो वो तो पैरामैग्नेटिक श्योर ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कितने हैं? दिस इज 14, इसमें हो गए क्योंकि एक लूज कर दिया, दिस इज 13, दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17, 15 एंड दिस इज 18। तो पहले तो हम ऑड नंबर वालों को वैसे ही बाहर निकाल देते हैं कि भाई ये तो होने ही नहीं है, ये हटा,
दिस वन एंड दिस वन, बच गए ये तीन। तो अब आपको बस खाली इन तीनों के बारे में, जिनमें E1 आता है दोज में भी पैरामैग्नेटिक और दोज में भी डायमैग्नेटिक, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इनके लिए आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता करिए। और वैसे बच्चों को ज्यादातर याद ही होता है कि N2 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीटली डायमैग्नेटिक होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के। O2 में सारे बच्चों ने जनरली याद करा ही होता है कि पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और O2 2 नेगेटिव, जब वो 2 अनपेयर्ड पेयर्ड हो जाएंगे तो दिस विल बी, ये बनेगा हमारा N2 विल बी डायमैग्नेटिक। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन से बता देती हूँ। द आंसर इज दिस वन एंड दिस वन। O2 it has 2 unpaired electrons and pi anti-bonding orbitals, इसमें 2 unpaired इलेक्ट्रॉन होते हैं, so this will also be paramagnetic। बच गए ये दो जिसमें N2 है, और O2 2 नेगेटिव के जहां तक बात है, ये कॉन्फ़िगरेशन O2 का लिखा हुआ है, इसमें आप एक और 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दैट विल मेक इट कंप्लीटली पेयर्ड। तो ये भी डायमैग्नेटिक में चला, दिस विल बी डायमैग्नेटिक एंड दिस विल बी डायमैग्नेटिक, ऑल अदर आर पैरामैग्नेटिक। देखने का तरीका यही था कि आपको सबके लिए नहीं चेक करना था, पहले आपको ऑड वाले अलग कर देने थे कि वो तो पक्का पैरामैग्नेटिक है, और फिर E1 वालों में से देखना था कि कौन डायमैग्नेटिक होगा और कौन पैरामैग्नेटिक होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस्ड, इसके डेटा नहीं है हम लोग के पास में, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर। तीनों का डेल्टा एच ऑफ कंबशन दे रखा था और फॉर्मेशन पूछा है C3H8 का। अब अगर हम C3H8 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दें, दैट विल बी 3C सॉलिड। वी नो कि ये जब फॉर्मेशन लिखा जाता है तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से लिखा जाता है, और कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो ग्रेफाइट है, प्लस 4H2 गैसियस फॉर्मिंग C3H8। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H0 निकालना है। अब इसमें इन तीनों के आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डेल्टा एच ऑफ कंबशन। तो अगर आप डेल्टा एच ऑफ कंबशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें कि किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को अगर आप कंबशन के डेटा से निकाल रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये फॉर्मेशन से हम निकाल रहे होते हैं, दैट इज अगर फॉर्मेशन से निकालते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, क्योंकि हम कंबशन से निकाल रहे हैं, सो दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ से स्टार्ट करो, थ्राइस ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन ऑफ C सॉलिड प्लस 4 times of the delta H naught of combustion of hydrogen, dihydrogen, minus the delta H of combustion of the product which is C3H8। और इसको करके आपको इस रिएक्शन का जो डेटा गिवन था वो यहाँ पर फीड करना था, एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर फॉर दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8। दिस वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्टिंग टाइप क्वेश्चन था। दिस वन, पहली जो प्रोसेस है, हमें कैटलिस्ट के बारे में बात करनी थी। तो पहली प्रोसेस हमारी जानी पहचानी हेबर्स प्रोसेस, दैट वी ऑलरेडी नो। उसका आयरन ऑक्साइड और K2O या Al2O3 लेते हैं, सो दिस हैज टू मैच विद दिस। बाकी ये जो तीनों हैं, दीज आर फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन चैप्टर ऑफ NCERT ऑफ क्लास 11, जिसमें इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दिस वन CH4 + O2, अगर CH3OH बनाना है तो उसका कैटलिस्ट है कॉपर। CH4 + O2 HCHO + वाटर, दैट इज MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, एंड CH4 + H2O फॉर्मिंग CO + 3H2, इसका जो कैटलिस्ट है वो है निकल। ये तीनों प्रॉपर NCERT बेस्ड है, दिस इज डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हेबर्स प्रोसेस वाली है वो तो आपको लाइक सरफेस केमिस्ट्री में भी है, वो नाइट्रोजन ग्रुप में भी है, और जहां तक बात है इन 3 रिएक्शंस की, तो ये तीनों आपको मिलेंगे NCERT हाइड्रोकार्बन, NCERT क्लास 1 जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चंस था, एंड यू ऑब्वियस बात है कि ये तीनों आप तभी कर सकते हैं जब आपने ढंग से NCERT पढ़ी हो। थैंक यू।